इंटरनेशनल लॉ शुरू करेंगे और इसके नोट्स हमें भेजेंगे, तो तुम लोग अपनी अपनी सीरीज लेकर बैठो। हम की कॉन्सेप्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके? क्योंकि क्वेश्चंस मेरे पास क्लियरली नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से है इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा एंड ओके प्रकृति नेचर वगैरह। नाउ क्या करना है कि सिर्फ अपनी सीरीज से हाईलाइट कर लेना है और कुछ चीजें हम बताएंगे उसको हाईलाइट कर लेना। अगर लिखने के चक्कर में हो तो लिखना मत, हम नोट्स ये वाली भेज देंगे, जो भी गोचे पोचे रहेंगे हम भेज देंगे क्लास में, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा है तो हम लोग जल्दी जल्दी करते ताकि 2 दिन में 3 दिन में सब्जेक्ट हो जाए, ओके? देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं अंतर परिभाषा, ओके? परिभाषा अंतरराष्ट्रीय विधि की, ओके? होप कि दिख रहा है तुम लोग को क्लियर। कुछ प्रॉब्लम होगी तो बोल देना, हम सुन रहे हैं, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय विधि देखो, सबसे पहले इस शब्द की अंतरराष्ट्रीय विधि का अर्थ देख लो, ठीक है? सो अंतरराष्ट्रीय विधि जो है पिछले 4 से 500 4 to 500 ईयर्स में ये डेवलप हुई है, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन इसका नाम अंतरराष्ट्रीय विधि प्रारंभ में नहीं था। पहले इसको राष्ट्रों की विधि कहा जाता था, राष्ट्रों की विधि कहा जाता था, लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था। देन आए हमारे जेरेमी बेंथम। सो ये कब कहा जाता था लॉ ऑफ नेशंस? जब ऐसा कोई कानून लागू नहीं था। तो क्यों कहा जाता था? देखो, लोग किताबें लिखते हैं, किताबों में कुछ शब्दों को अपना अर्थ देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू थे, पहले से हम लोग हिंदू थे, बट हम लोग स्वयं को हिंदू नहीं कहते, सनातन कहते थे। जो भी कहते थे, जो भी भाषा है, हम यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर रहे, बट अरब वालों ने हमें हिंदू कहा। इसका मतलब ये नहीं कि उनके कहने से हम हिंदू हो गए, उन्होंने हमको ये नाम देकर प्रोनाउंस किया। जैसे किसी व्यक्ति को हम अपना कोई नाम दे दें, इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को जन्म दे रहे हैं, ठीक है? वो व्यक्ति वहां पर था, बस हम उसको अपना एक परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है? सो लॉ ऑफ नेशंस था वहां पे। ये कोई आधिकारिक कानून नहीं था, लेकिन जब लोग लिखते थे विभिन्न देशों के कानूनों के बारे में, तो एक शब्द का यूज करते थे और इस शब्द को कहते थे लॉ ऑफ नेशन, ठीक है? नाउ आए हमारे जेरेमी बेंथम जी, और इन्होंने क्या किया? जेरेमी बेंथम महोदय, थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी है और हम सुधारने के उसमें चक्कर में भी नहीं है, ठीक है? नाउ इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है? इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था आई थिंक एन इंट्रोडक्शन। अगर तुम्हारे उसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। और इन्होंने कहा है, सब लोग बोलते होंगे, जो बोलते होंगे अन्य देशों की विधि को, हम तो भैया अपना अलग से नाम देंगे और जो मेरा मन करेगा वो नाम से पुकारेंगे, ठीक है? हम इस शब्द को नहीं बोलेंगे। सब बोलते होंगे तुमको कलवा, हम तुमको ब्लैकबेरी बोलेंगे, ठीक है? मेरे किसी का कुछ रेसिस्ट कमेंट नहीं था, ठीक है? हम खुद काले काले हैं, ओके? हर्ट से मत लेना एकदम, ठीक है? हम अपना अलग नाम इसको देंगे और हम इसको कहेंगे इंटरनेशनल लॉ, ओके? तो इन्होंने अपना एक अलग से नाम दिया, अपना प्यारा सा नाम दिया, और ये इन्होंने किया अराउंड 1789 में। कहाँ गया अपने? ये इन्होंने किया 1789 में, ये बुक लिखी थी, लेकिन तुमको कहीं कहीं मिलेगा 89 के बाद क्या आता है, 1870, ठीक है? कहीं कहीं तुमको 1870 मिलेगा, ठीक है? ओके, जो भी मिले, ठीक है? ओके,
ये समझ में आया? बस इनके बारे बस इतना हिस्ट्री जानना था, क्योंकि हम पूरी बुक तो पढ़ने बैठे नहीं है, बस तुमको अपने नोट्स में इतना ही हाईलाइट भी करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है? ओके। ठीक है। ओके। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में। हमने थोड़ा सा अर्थ पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, कहाँ से ये शब्द आया था। ना अगली हेडिंग जो हम डालेंगे वो होगी अर्थ। ठीक है। अर्थ इंटरनेशनल लॉ का। पहले हमने देखा कि हिस्ट्री क्या थी। हिस्ट्री थी कि कहाँ से ये शब्द आया है। उससे पहले भी लोगों का अपना अपना नाम था, लोग अपने अपने नाम से सब कुछ पुकारते थे। ठीक है। सो अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है? ऐसे समझौतों का, समझौता समझ रहे हो, जब दो लोग या उससे अधिक के बीच होता है, या ऐसे नियम या ऐसे कानून जो विभिन्न देश बनाते हैं। अपनी लैंग्वेज में समझो, विभिन्न देश बनाते हैं कि ठीक है भैया, हम इसको बना रहे हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बाध्यकारी मानेंगे और फॉलो करेंगे। ठीक है। ये हमेशा बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन हम अर्थ के लिए लिखेंगे। ठीक है। ओके ओके। सो क्या है? ऐसा समझौता, ऐसा नियम, ऐसे कानूनों का समूह जिसे विभिन्न देश क्या करते हैं, अपने आप को बाध्यकारी मानते हैं, लेकिन तब मानते हैं जब वो उस अंतरराष्ट्रीय विधि को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। कैसे एक्सेप्ट करते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है। ओके ओके। दूसरी बात इसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में याद रखना है, ये जो राष्ट्रों का अपना कानून होता है, राष्ट्रों का अपना कानून होता है, उससे हटके होती है। ठीक है। राष्ट्रों का जो अपना कानून होता है उससे बाहर होती है। हर देश का अपना कानून होता है और वो हर देश उस पर प्रायोरिटी देता है। तीसरा, एक चीज शब्द जो हम आगे यूज करेंगे, हो सकता है तुम्हारी बुक में किसी विधि शास्त्री ने भी यूज किया है, किसी ने, सभी ने यूज किया है। यहाँ पर देश को अंतरराष्ट्रीय विधि में देश को देश की जगह पे राज्य कहा गया है, अर्थात कंट्री की जगह पे स्टेट कहा गया है। ठीक है। ओके। इन्होंने भी अपना नाम बदल लिया है। ठीक है। ओके। नाउ अंतरराष्ट्रीय कानून का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय कानून का? तो देखो, अंतरराष्ट्रीय कानून है, अंतरराष्ट्रीय मतलब विभिन्न देशों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विभिन्न देशों के बीच क्या करेगा, या विभिन्न देश एक बार लिख दे रहे हैं, फिर याद रखना। ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए। ठीक है। मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए। सब लोग अपना फोन म्यूट करना। ठीक है। लास्ट में हम टाइम देंगे क्वेश्चन पूछने, बीच में कोई आवाज मत करना। ठीक है। दूसरा आधार है बुनियादी मानवाधिकार प्रदान करने के लिए। जैसे यूडी फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, सबके लिए लागू हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानून क्यों बनाया जा रहा है? ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबको मानवाधिकार सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। शांति बनाए रखने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। ठीक है। और अगला है अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए, क्योंकि जब अपने देश और दूसरे देश में लड़ाई है तो अगर अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं रहेगी तो सब कहेंगे मेरे कानून के हिसाब से चलो, और वो दूसरा देश कहेगा मेरे कानून के हिसाब से चलो, है ना। तो इतना उद्देश्य काफी है। ठीक है। नाउ विषय क्या क्या है इंटरनेशनल लॉ की, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है।
कौन कौन से विषय आते हैं इंटरनेशनल लॉ में। सो तुम लोग को जिस जिस क्वेश्चन से मिलेगा उस क्वेश्चन में हाईलाइट कर लेना, मेन टॉपिक ही पढ़ाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो, अंतरराष्ट्रीय संस्था एक कानूनी व्यक्तित्व है, ठीक है। कानूनी व्यक्तित्व का मतलब होता है जिसे कानून ने मान्यता देता है, ठीक है। एक समान नेचुरल ह्यूमन होता है, लीगल ह्यूमन होता है, और फिर जो लीगल ह्यूमन होता है उसको भी समान व्यक्ति की तरह अधिकार होते हैं, जैसे सांस लेने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार के अलावा संविदा करने का अधिकार, उसके खिलाफ केस किया जा सकता है, वो केस ला सकता है इत्यादि। तो अंतरराष्ट्रीय जो विधि है, एक सेकंड, अंतरराष्ट्रीय विधि जो है ये क्या है, विधिक विधिक व्यक्तित्व है, ठीक है। कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए विधिक व्यक्तित्व है। और हमें इसको जो देखना है इस हेडिंग में कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है, विषय क्या हो सकता है। सो ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में नहीं है, आई थिंक इम्पोर्टेंट में, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी हमको पता चलना चाहिए, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है व्यक्ति आएंगे, ठीक है। व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति मतलब किसी भी राज्य के, किसी भी राज्य का व्यक्ति आ सकता है। किसी भी राज्य का मतलब देश का, हमने अभी लिखा कि अंतरराष्ट्रीय विधि में देश को राज्य कहते हैं, हम बार बार नहीं दोहराएंगे, तुम लोग राज्य उत्तर प्रदेश बिहार इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देश की बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य में रहने वाला आम व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय विधि का सब्जेक्ट हो सकता है, विषय हो सकता है। विषय होने का क्या मतलब है, विषय होने का मतलब ये नहीं कि उस पर एग्जाम देना है। विषय होने का मतलब जो अंतरराष्ट्रीय विधि का यूज करेगा या जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय विधि बनी है। दूसरा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन आएंगे, क्योंकि भाई अगर उनके बीच विवाद हुआ तो वो कहाँ जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय विधि का सहारा लेंगे, ओके। ये संगठन किसके बीच हो सकते हैं, तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संधि द्वारा स्थापित राज्यों का एक संघ हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय संघ को क्या कहा जाता है, कानूनी व्यक्तित्व दिया जाता है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल संयुक्त राष्ट्र संघ, जाहिर सी बात है अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय है, ठीक है। और तीसरा होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो बहुत सारे देशों में फैली हुई हैं, कारोबार कर रही हैं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उस देश में अगर विवाद होगा तो सोचेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विधि से हमारा मामला निपटे, ठीक है। ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में रजिस्टर्ड है बट एक से अधिक देशों में क्या करती हैं, व्यापार करती हैं। कैसे व्यापार करती हैं, हो सकता है सामान बेच रही हैं, जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल कंपनी है, या हो सकता है वहां पर अपना कोई संस्था स्थापित करके रखी है, फैक्ट्री स्थापित करके रखी है, ठीक है। जैसे कि आईफोन ले लो, ठीक है। ये सभी क्या है, अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय है, ओके। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट में ऐसा नहीं था। पास्ट में अंतरराष्ट्रीय संगठन, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ के जो विषय थे वो इतने बृहद नहीं थे, ठीक है। सिर्फ राज्य देशों के बीच जो विवाद होता था वही इंटरनेशनल लॉ का विषय था, ओके, ओके, ओके। एक सेकंड, ये शॉर्ट नोट्स है, तुम लोग शॉर्ट नोट से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ मैंने भी कहा कि पास्ट में सिर्फ राज्य को माना जाता था, तो हमें अंतरराष्ट्रीय, इसकी जगह पे हम आईएल यूज करिए, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इसका विषय होने के लिए, अर्थात इसके अंतर्गत आने के लिए हमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब उन सिद्धांतों के बारे में हमें पता होगा तब हम निर्धारित करेंगे, अच्छा ये चीज हुई है,
ये तो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आएगी, है ना। अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अच्छा ये तो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आएंगे। अच्छा व्यक्ति है, व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है कहीं पर, अच्छा ये तो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत भी आ सकता है, नेशनल में भी आ सकता है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए दो सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। पहला है यथार्थवादी। यथार्थवादी तुम समझ लो कुछ रूढ़िवादी सिद्धांत है, जैसे कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं ना, जो 100 साल 500 1000 साल पहले उनके लिए लिख दिया गया है उसी को फॉलो करेंगे। वो हर रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, कुछ कस्टम्स होते हैं, रूढ़िवादी टाइप का होता है, ठीक है। और क्या होता है यथार्थवादी सिद्धांत, इस यह कहता है कि इंटरनेशनल लॉ का विषय सिर्फ जो है राज्य है, क्या है, सिर्फ राज्य। इंटरनेशनल लॉ का विषय है सिर्फ जो देश है उनके बीच का विवाद ही इंटरनेशनल लॉ का विषय है, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, राज्यों के बीच की विधि से हुई है, ठीक है। और इसके प्रबल समर्थक जो हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो हैं ओपेनहाइम जी, ठीक है, ओके, सॉरी ओपेनहाइम जी। तो इसके प्रबल समर्थक है प्रोफेसर ओपेनहाइम, एल ओपेनहाइम। इतना काफी है एक सिद्धांत जानने के लिए, ओके। अब देखो इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, ठीक है, क्योंकि यह सिद्धांत उन चीजों की व्याख्या नहीं कर पाता है जो देशों के बीचों बीच हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल समुद्री डाकू हैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे आलोचना लिख के लिखते हैं ना, ताकि तुम लोग अगर नोट्स हाईलाइट करो तो समझ में आए, ठीक है। चलो हाईलाइटर ओपन कर लिए, बहुत तेज काम करते हैं कभी कभी, सब गड़बड़ कर देते हैं, 50 बार कर देते, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। सो अपवाद के लिए डाकू, समुद्री डाकू, ठीक है। नाउ समुद्री डाकू क्या कर रहे हैं, ये समुद्री सीमा में है, ठीक है, ये कहाँ अपराध कर रहे हैं, समुद्री सीमा में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये किसी एक देश से बिलोंग करते होंगे, किसी दूसरे देश के जहाज को नुकसान कर दिया, अपने देश के जहाज को नुकसान किया, पकड़े गए तो ठीक है, अपने कानून में आ गए। तो इनको कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि ये किसी राज्य का विषय तो है नहीं, और यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार सिर्फ राज्यों के बीच जो लड़ाई हो रही है वही अंतरराष्ट्रीय कानून में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ जन्म होता है एक दूसरे सिद्धांत का, और दूसरा सिद्धांत है काल्पनिक सिद्धांत। क्या है? काल्पनिक सिद्धांत, हम कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, हम मान्यता देते हैं, मान्यता हम कैसे देते हैं, कल्पना करके, ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान्यता का सिद्धांत क्या मान सकते हैं, ठीक है। ये क्या काल्पनिक सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय न होकर के व्यक्ति होंगे, क्योंकि व्यक्ति ही किसी राज्य का सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हम किसी देश के लिए कानून कोई केस लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, ताकि उस देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका भला हो सके, ठीक है। तो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो होता है, ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ का विषय है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो देश आपस में केस लड़ रहा है कि हम, इसने मेरे देश में हमला किया और मेरे देश को ये नुकसान हुआ, तो एक्चुअली जमीन से ज्यादा वहां के नागरिक को नुकसान हुआ, वहां के व्यक्ति को नुकसान हुआ, ठीक है। तो ठीक है, एक सेकेंड, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के लिए है आईएल, क्योंकि जो लिए है आईएल इंटरनेशनल लॉ, थोड़ा सेंटेंस मैंने ग्रामर गलत कर दिया है, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के लिए ही अंतरराष्ट्रीय विधि है, क्योंकि जो नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो किसके लिए बनाए जाते हैं, व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, और इसमें तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इत्यादि आएंगी, ठीक है, ओके।
एग्जाम्पल देते हैं, इसमें ना अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं आएंगे, तो इसमें व्यक्ति आ गए, ठीक है, एग्जाम्पल में। और इस पहले वाले में हमने पद देख लिया था, पहले वाले में राज्य आ गया। तीसरा है जो दोनों के अलावा बताएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन आएंगे, वो कहलाता है कार्यात्मक सिद्धांत, ठीक है। कार्यात्मक सिद्धांत ना, कार्यात्मक सिद्धांत क्या है? कार्यात्मक सिद्धांत कहता है कि देखो, व्यक्ति तो है और राज्य भी है, बट इनके बीच विवाद ना होकर किसी संगठन के बीच विवाद हो जाए, जो कि ना तो राज्य है और ना ही व्यक्ति है, तो क्या किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों तो अंतरराष्ट्रीय मॉडर्न, ये दोनों तो क्या हो गए, आधुनिक इंटरनेशनल लॉ का विषय हो गए। सिर्फ पश्चात में जो इंटरनेशनल लॉ का विषय था, मतलब जो पहले था प्रारंभ में, वो राज्य था, फिर बाद में व्यक्ति शामिल हुआ, अब दोनों मॉडर्न हो गए। इसके अलावा कुछ और भी तो है, और लोगों को भी तो मान्यताएं मिलनी चाहिए, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का देखा हमने, कर्तव्य होते हैं, ठीक है, इनके भी अधिकार होते हैं और इनके भी दायित्व होते हैं। तो एक प्रकार से ये विधिक व्यक्तित्व में आ रहे हैं और इनको भी इंटरनेशनल लॉ का विषय माना जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान समय में ये 3 हो गए, ओके। ना उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय विषय की शाखाएं। एक सेकंड, हमको तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर देखने देना, फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे, ऑन द टॉपिक रहेंगे बस, ठीक है। ओके, एक कोई भाषा भी दे देना, ओके। इसके बाद से रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई है और 40 से 2 मिनट में हम रिवीजन कर देंगे, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये टॉपिक लिया था काफी, 5-10 मिनट लिया था समझने में, और बहुत गुस्सा आता है ना जब कुछ ऐसा हो जाता है। तो चलो, अंतरराष्ट्रीय विधि की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक है जूस जेंटियम और एक है जूस इंटरजेंट्स। जूस जेंटियस, जूस का यह मतलब होगा, तुम जुडिस भी बोल सकते हो, कानून, ठीक है। तो और जेंटियम मतलब यहाँ राष्ट्र ले लेंगे तो राष्ट्रों के बीच का कानून, ठीक है, लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, राष्ट्रों के बीच का कानून। ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी है इंटरनेशनल लॉ का, आसानी से याद हो जाएगा। एंड दूसरा है जूस इंटरजेंटस, इसका मतलब होता है लोगों के बीच का कानून, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट था, मतलब पहले ये राज्यों का विषय व्यक्ति थे ही नहीं, बाद में हुए हैं। और इसको हमने कैसे याद किया था, तो हमने ले लिया था, कहाँ गया, कहीं पे था, ठीक है। सो ये रहा आदमी, जेंट्स से हम जेंटियम, इसमें जेंटियम है और इसमें क्या है, जेंट्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जेंट्स ले लिया, जेंटियम से जेंट्स ले लिया, और जेंट्स मतलब आदमी लोग, जेंटलमैन आदमी लोग, ठीक है, और आदमी से हो गए व्यक्ति, ठीक। और उसके बीच में क्या है, इंटर, इंटर मतलब कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने, हम अपनी लैंग्वेज बता रहे हैं, ठीक है, हम लैटिन को तोड़ नहीं रहे, तुमको लैटिन लैंग्वेज नहीं सिखा रहे हम, ऐसे मतलब बता रहे हैं कैसे हमको याद करना है, ठीक है। इंटर मतलब जैसे इंटर कॉलेज वाला नहीं, इंटर मतलब इंटर कनेक्ट करना, एक दूसरे से जोड़ना, ओके। और जूस मतलब फिर से वही जूस, कौन सा, पीने वाला नहीं, कानून की बात हो रही है, ठीक है। तो आदमियों के बीच का कानून, ऐसा कानून जो इंटर कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, लोगों के बीच की कानून को जोड़ रहा है, ठीक है। ऐसे याद किया था, 2 शाखाएं हो गई, इसको याद कर लेना। और बहुत सारी हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, जिसमें हमने पहला पढ़ा प्रोफेसर एल ओपेनहेम,
नाउ बहुत बुरा लगता है यार, बहुत टाइम जाता है रिवीजन करने में। राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून। मुझे थोड़ा सा इसका ना पेन चेंज करने दो क्योंकि कलर इसका लाइट है तो मिल नहीं रहा। ठीक है, ये कहते हैं कि राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक नियमों के समूह का नाम है जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। ओके, सो चाहे राष्ट्रों का कानून कहो, जो इसकी पहला नाम था, और बाद में इसको अंतरराष्ट्रीय कानून कहा गया। इसको ऐसे तोड़कर दिमाग में लाइन से याद करना, ठीक है, दिमाग में याद करना बट लाइन से याद करना, बट तोड़ के। तो राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून प्रथागत, प्रथा जो हमारी प्रथाओं से होते हुए आया है, या जो हमारे पारंपरिक नियम हैं। हर समाज में एक प्रथा होती है, एक पारंपरिक नियम होता है। समाज की बात नहीं कर रहे जो हमारे रूढ़ी विवाह के लिए इत्यादि चल रहा है, लेकिन समाज में चल रहा है, ठीक है, राष्ट्रों के बीच चल रहा है, ठीक है, समूह का नाम है। तो क्या कह रहे हैं ये कि राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक जो नियम है उनका एक समूह है, और उन समूहों का एक नाम है जिसे राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय विधि कहा जा रहा है। जैसे कि कई सारे बच्चे हैं और उन बच्चों को एक समूह बना दिया जाए और उनको एक नाम दे दिया जाए, उसी प्रकार प्रथागत और पारंपरिक नियमों का एक समूह बना दिया गया, उनको एक नाम दे दिया गया है जिसे राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं। उसके बाद जिन्हें सभ्य राज्य, और ये वाली लाइन मैंने कहा इसको याद करना रखना कि कभी हो सकता है कि लल्लम के इंटरेस्ट वगैरह में फंसे कि किसने कहा था, और ये बहुत आलोचनात्मक है क्योंकि सभ्य राज्य की बात कर रहा है, जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, जो विभिन्न प्रथाओं और पारंपरिक नियमों के समूह का नाम है, ये ऐसे कानून हैं जिन्हें सभ्य राज्य, सभ्य मतलब डेवलप है, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका वगैरह ले लो, ठीक है, और जितने भी राज्य हैं जो ये अंतरराष्ट्रीय कानून मान रहे हैं वो सभ्य राज्य हैं, ठीक है, सभ्य राज्य। तो तुम कंफ्यूज हो गए, तुम तो यहाँ क्लियर कर दे। इनका मतलब ये नहीं है, इनका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ को जो मान रहे हैं वो सभ्य राज्य हैं, ये इनका मतलब नहीं। इनका मतलब है कि सभ्य राज्य इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, समझ रहे हो, और जो असभ्य राज्य हैं उनके बीच ये कानून लागू नहीं होता। और इनका सभ्य राज्य से मतलब था कि जो डेवलप्ड राज्य हैं, ठीक है, ये इनका मतलब था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ भाई तुम इंटरनेशनल लॉ फॉलो करने लगो तो तुम एक सभ्य राज्य हो जाओगे, नहीं, इनका ये मतलब नहीं था। इनका मतलब था कि बहुत सारे सभ्य राज्य हैं और इन्होंने अपने बीच एक कानून बना रखा है, जैसे बड़े बड़े लोग अपने बीच एक पार्टी कर रहे हों, ठीक है, इसकी बहुत आलोचना हुई। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं इनके नियम को, और ये कहते हैं कि राष्ट्रों का कानून या अंतरराष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक नियमों के समूह का एक नाम है जिन्हें सभ्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ने पढ़ा था, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम, बस लिखा नहीं है, बट रिवीजन में डिट्टो वैसे ही किया है, ठीक है, ठीक है। और क्वीन वर्सेस कीन काका है दोनों में 1876 में है, और लॉर्ड कॉलरिज ने फिर ऐसी सेम परिभाषा दी थी कि प्रथाओं और का समूह है और जिसे सभ्य राज्य मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हारे बुक में और भी परिभाषाएं हैं तुम लिख सकते हो, जैसे कि ग्रे की परिभाषा, जेरमी बेंथम की परिभाषा, और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले थे, कहाँ गया, अंतरराष्ट्रीय कानून। क्या ये लॉ है भी, क्या ये विधि है भी, और हो सकता है तुम्हारे में दिया हो कि अंतरराष्ट्रीय कानून कानून का एक लुप्त प्राय बिंदु है, विधि का एक लगभग समाप्त हो चुका बिंदु है, ठीक है, ओके। तो देखो कुछ लोग इसे विधि मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि जो विधि हमारे ऊपर लागू होती है वो बाध्यकारी होनी चाहिए। नाउ क्या अंतरराष्ट्रीय विधि हमारे ऊपर बाध्यकारी है? मोस्टली नहीं है, ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय विधि बाध्यकारी हो जाती तो हो सकता था देश में पूरे देश दुनिया में बहुत शांति होती,
बट अंतरराष्ट्रीय विधि अगर बाध्यकारी हो जाती तो हो सकता है लोगों की राष्ट्रीय प्रभुत्व, लोगों का जो सॉवरेनिटी है वो प्रभावित होता। ठीक है, इसलिए इसका उल्लंघन होता रहता और इसमें दंड देने की भी शक्ति नहीं है। और जो कानून दंड ही नहीं दे सकता, जो कानून बाध्यकारी नहीं हो सकता, वो कानून कैसे हो सकता है? हमें इतना अंदर नहीं जाना, ठीक है। ओके, सो हम ओपेनहाइम का विचारधारा देखते हैं फिर से। ओके, ओपेनहाइम क्या कहते हैं, क्या ये कानून है? तो पहले हम देखते हैं कानून क्या होता है। ठीक है, तो ओपेनहाइम कहते हैं कि कानून और कुछ नहीं है बल्कि जो समुदाय के भीतर मानवीय आचरण होते हैं उनके नियमों का एक समूह है। ठीक है, और वही समुदाय अपनी आपसी सहमति से उस नियम को लागू कर सकते हैं किसी बाहरी शक्ति का खौफ दिखा के। हम लिख रहे हैं, लिख दें? ओके, ये कहते हैं कानून और कुछ नहीं है। देखो मैं यहाँ राइटिंग नहीं बैठाऊंगी, तुम चाहे समझ में तुमको है मेरी राइटिंग चाहे नहीं। ठीक है, कानून और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, जो समुदाय होता है। ठीक है, जो समुदाय होता है, इनके भीतर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जो समुदाय होता है वो लोगों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इनके भीतर जो लोग रहते हैं उनका जो मानवीय आचरण होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, या उन्हीं सॉरी कंट्रोल नहीं करना है, सॉरी, कानून और कुछ नहीं है बल्कि समुदाय के भीतर मानवीय आचरण का एक समूह है। ठीक है, मानवीय आचरण के नियमों का एक समूह है। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार हम लिख देते, नहीं तो फिर अब तुम लोग इससे नोट्स मत बनाने लगना, बस हाईलाइट कर लेना अपना नोट्स बस। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या मतलब है ओपेनहाइम का कानून की परिभाषा। ये अंतरराष्ट्रीय कानून की बात नहीं कर रहे, कानून की बात कर रहे हैं। कानून जो होता है, जो समुदाय होता है उनके बीच लागू होता है, तो हमको सीधी सी बात पता है। पहले मुझे पेन तो मिले, कहाँ मेरी पेन? ओके, है। कानून जो होता है ये कुछ नहीं है बल्कि समुदाय जो होता है, जो लोग रहते हैं, जैसे कि भारत के सामुदायिक लोग हो गए, पाकिस्तान के हो गए, अमेरिका के हो गए, हर समुदाय होता है। ठीक है, हो सकता है स्टेट है, कोई राज्य है, कोई वर्ग है, उनके बीच कोई भी समुदाय है, वो जो अपना मानवीय आचरण करते हैं। अब ये मानवीय आचरण भी एक लंबी चौड़ी परिभाषा हो सकती है। हो सकता है धर्म के अनुसार आचरण करते हो, या अपने विश्वास के अनुसार आचरण करते हो, धार्मिकता को फॉलो करते हो, या हो सकता है देश के कानून के हिसाब से आचरण करते हो, जो भी वो आचरण करते हैं। ठीक है, उनके नियमों का एक समूह होता है, तो उन्हीं आचरणों के आधार पर हम एक कानून बना देते हैं। ठीक है, और उसको लागू कैसे करते हैं, तो वो समुदाय आपस में सहमति करता है और किसी बाहरी शक्ति द्वारा लागू करा सकता है, जैसे कि दंड द्वारा। दंड बाहरी शक्ति है, ठीक है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, या हो सकता है धार्मिक दंड द्वारा, या किसी सॉवरेन द्वारा इत्यादि। ओके, लेकिन हमें अंतरराष्ट्रीय कानून पढ़ना है। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय कानून तुम्हारे सिलेबस में है, और प्रकार है, ठीक है, आईएल के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है अंतरराष्ट्रीय कानून जो सार्वजनिक होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ओके, दूसरा, पहले ये देख लेते फिर दूसरा चलते हैं। पहला ये है, ठीक, इसको हम यहाँ बना रहे हैं, पढ़ लेना। सो जो विभिन्न राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उन्हें नियमित करते हैं, विनियमित करते हैं, समस्त मानव जाति के लिए होते हैं,
उन्हें सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है किसी भी कई देशों के बीच होगा, जाहिर सी बात है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो इंटरनेशनल लॉ चाहिए वो ऐसा चाहिए जो सबके लिए, पब्लिक के लिए सामान्य रूप से लागू हो। तो हम यहाँ पर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लेंगे, है ना। महासागर, क्योंकि महासागर एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे याद करना कि महासागर जो होता है क्या होता है, पब्लिक होता है, सबके लिए होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ चाहिए। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, सबका अधिकार है, तो इसको हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में लाएंगे। और भी जैसे पर्यावरण हो गया इत्यादि। ठीक है, ओके, इतना काफी है। एग्जाम्पल के लिए तुम लिख सकते हो जैसे कि जलवायु समझौता वगैरह होता रहता है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इत्यादि। इसमें बल कहाँ से आता है, बल कहाँ से आता है इसमें, अंतरराष्ट्रीय हम लोग क्या करते हैं, संधियां करते हैं, इसके लिए करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मानवाधिकार के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करके रखा है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण वाला। तो अंतरराष्ट्रीय संधियां विनिमय कर सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, ओके। और इसमें जो है राज्यों की संप्रभुता होती है, क्योंकि राज्य इसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मोस्टली इसमें राज्यों की संप्रभुता होती है अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानने के लिए। इसमें व्यक्ति भी आ सकते हैं, बट जो मेन पॉइंट होते हैं वो राज्य होते हैं, राज्य इसको एक्सेप्ट करें ना करें, ठीक है। दूसरा, कंपनियां वगैरह भी जो होंगी वो राज्यों की संप्रभुता के अंतर्गत ही इसमें आएंगी। दूसरा होगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। नाउ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है, इसका पहली बार जो यूज हुआ था वो भी 1689 में हुआ था। ध्यान से देखो, ये अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय कानून का शब्द का यूज नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का यूज हो रहा है, ठीक है। या जो शब्द था वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ना होकर के शब्द था प्राइवेट, नहीं, लॉ, प्राइवेट लॉ ऑफ नेशंस, ठीक है, ओके। तो उलरिच ह्यूबर ने एक बुक लिखी थी, दी कॉन्फ्लिक्टिव लेगम डाइवर्सरम इन डाइवर्सिस इम्पेरियस, और वहां पे इस शब्द का यूज किया था। तो ये पहली बार इस शब्द का यूज वहां पे हुआ था बाई उलरिच द्वारा, ठीक है। बुक का नाम नहीं लिखेंगे, नहीं तुम लोग के दिमाग में ये चीज बहुत याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना, ये भी नहीं याद करना है, ठीक है। अगर नहीं याद करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ याद करना है कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहाँ है, तो हमने देख लिया क्या है, कहाँ से आया, थोड़ा सा हिस्ट्री हमने जान ली, ठीक है। जब प्राइवेट इंटरनेशनल संस्थानें, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्थानें या व्यक्ति, संस्थानें नहीं संस्थाएं, ठीक है, संस्थाएं या व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कानून को का विषय होते हैं, तो वहां पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लागू होता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में अक्सर प्राइवेट लोग, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अक्सर दुनिया में अलग अलग देशों से प्राइवेट लोग एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, संबंध बनाते रहते हैं, कानूनी संबंध बनाते रहते हैं, ठीक है। वहां देशों को जाकर कि ठीक है भैया, ये मेरे देश का आदमी है, ये तुम्हारे देश का आदमी है, तुम्हारे देश के आदमी से ये जमीन खरीदना चाहता है, चलो हम पहले राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करेंगे फिर ये जमीन खरीदेंगे, नहीं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, छोटा कुछ संबंध लीगल बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। मान लो शादी वगैरह कर रहे हैं, तलाक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर उनका प्राइवेट लाइफ है। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा कि मान लो अमेरिकन सिटीजन है एंड इंडियन सिटीजन है,
और इनके बीच क्या बात करनी है, तलाक हो रहा है या बच्चे की कस्टडी की बात हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ बीच में राष्ट्र बाद में कूदेगा क्योंकि ये प्राइवेट मामला है, ठीक है, बट अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। देख रहे हो, दो अलग अलग देशों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। ओके, और एक देखो, पब्लिक और प्राइवेट तुमको मिलेगा, एक और होता है जो कि इन केस अगर तुम्हारे सीरीज में नहीं दिया है, तुमको लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। सुपर नेशनल कानून, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो छोड़ सकते हो। एंड सुपर नेशनल कानून का अर्थ होता है कि जब कोई राष्ट्र, ठीक है, जब कोई जो राष्ट्र होता है या राज्य होता है या देश होता है, ठीक है, सब एक ही अर्थ होगा, अपनी जो फेवरेट कोर्ट होगी उसको न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार सौंप देता है, जो राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्राथमिकता प्राप्त करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, ये कानून लागू होगा, ठीक है। इस देखने में सार्वजनिक इंटरनेशनल लॉ की तरह लगता है, बट ये सार्वजनिक इंटरनेशनल लॉ से थोड़ा सा अलग है, ओके। भी तुमको एग्जांपल बता रहे हैं। देखो, मैंने कल एक क्लास भेजी है, ICCPR मतलब कि अंतरराष्ट्रीय और यूरोपियन संघ का मानवाधिकार संघ या अमेरिकन यूनियन का मानवाधिकार संघ, जैसे कुछ क्लासेस मैंने सेकंड सेमेस्टर में ली थी और तुम्हारे में अब ऐड हुई है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैंने वीडियो भेज दिया था, ठीक है। ओके, तो जब कोई राज्य अपने निर्णयों के लिए अपने निर्णयों के लिए क्या करता है, कोई अदालत चुन लेता है, और यह अदालत उसकी राष्ट्र की अदालत भी नहीं है, राष्ट्र की अदालत नहीं है, ठीक है, और ना ही ये अंतरराष्ट्रीय अदालत है, ठीक है, बल्कि क्या है, ये एक उसकी फेवरेट एक संघ, एक वर्ग संबंधित अदालत है, ठीक है, एक संघ संबंधित, एक निर्धारित संघ, जैसे कि अभी यूरोपीय संघ है, नाम सुना होगा, ठीक है, यूरोपीय संघ है ना। तो ये जो यूरोपीय संघ है, इसने अपना अलग से एक मानवाधिकार के लिए कानून बना रखा है, कोड बना रखा है, ठीक है। तो अगर यूरोप में कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है और दो अलग अलग राज्यों के बीच हुआ है, मान लो फ्रांस, क्योंकि इंग्लैंड बाहर हो गया यूरोपीय संघ से तो वो इसका हिस्सा नहीं है, मान लो फ्रांस और इटली, के बीच कुछ विवाद हुआ। मैम पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तुमको, मुझे खुद मेरा पेन नहीं दिखता है जब हम, जी मैम दिख रहा है, ओके, दिख रहा है। हम कभी इतना जूम नहीं करते क्योंकि मुझे इसमें पेन नहीं दिखता है, चलो, लेकिन रेड वाला दिख रहा है, ब्लू वाले में देखो हम टाइम लेते हैं। सो एग्जाम्पल, यूरोपीय संघ के दो देश हो गए, फ्रांस हो गया और इटली हो गए ना। इन दोनों देश, इटली आई थिंक है, इन दोनों के देशों के नागरिकों के बीच उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और ये अपना एक अधिकार रखते हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जाकर अपना मानवाधिकार लागू करा लें, बट इन्होंने वो अधिकार चूज करने की जगह जो अपना यूरोपीय संघ का एक अलग से कोड बना रखा है EU का, वहां जाएंगे। तो वो ना कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय मतलब जो पूरे विश्व में लागू हो रही है, ना ही वो कोई प्राइवेट है, बल्कि एक निश्चित वर्ग के संघ के बीच लागू हो रही है, ठीक है, इसलिए इसको सुपर नेशनल कानून भी कह सकते हो। ये मोस्टली तुमको देखने को किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज करेंगे, उससे पहले हम देख लेते तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ के गुड और अवगुड, नहीं तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर अभ्युदय वाला नोट्स है तुम्हारे पास तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अंतरराष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ का नेचर, क्षेत्र और आधार। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय विधि की कमियां और इसका राज्य विधि में अंतर, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विधि की परिभाषा, क्या ऑस्टिन इस मत से सहमत थे कि अंतरराष्ट्रीय विधि सकारात्मक विधि है, और अंतरराष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोत। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो सोर्स है वो हम अलग से पढ़ेंगे, बट अभी जब हम गुण और अवगुण जब पढ़ लेते हैं तो हमारा लगभग क्या क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ का प्रकृति हो जाएगी, नेचर कवर हो गया, प्रकृति मतलब नेचर, परिभाषा कवर हो गई है एक, ठीक है, परिभाषा हो गया, क्षेत्र एवं आधार भी हो गया है क्योंकि हमने
प्रकार भी देख लिया हमने, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, ये क्षेत्र में आएगा, ठीक है, ओके। इसका विस्तार भी हमने देख लिया है। नाउ थोड़ी सी कमियां देख लेंगे, इन केस तुमसे जो पूछेगा वो तुम हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो तुमको हर आंसर में हर चीज नहीं करना है, सिर्फ वो हेडिंग करनी है, वो हाईलाइट करना है, ठीक है। इसके बाद जो आस्टिन वाला, ये हम अलग से पढ़ेंगे। आस्टिन वाला इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग कल पढ़ेंगे, या हो सकता है हम शाम को क्लास में, ठीक है, ओके। क्योंकि सकारात्मक नैतिकता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तुम लोग को काम आएगा। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोत, ये बहुत सिंपल सी क्लास है, 5 मिनट में हो जाएगी, अगर सिर्फ हमको बोलना है क्या क्या है। तो मेरी क्लास है तो 30 मिनट जाएगा, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद जो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ और देश के कानूनों में संबंध क्या है, ये हमको क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे मान्यता, ओके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं, नहीं तो मेरा तो दिमाग उसी पेट का रहेगा, है ना। चलो, अब इसको तुम्हारा कमी आ गया, गुण अवगुण आ गया, तो लिख सकते हो अंतरराष्ट्रीय। अभी तक मैं दोबारा लिखने भेजूंगी क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और हम लोग का 5 मिनट का ही बचा हुआ है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। हो सकता है अभी तक अंतरराष्ट्रीय में गलत लिख रही हूँ, तो मैं सही कर दे रही हूँ, ठीक है, ओके। अंतरराष्ट्रीय कानून, कुछ गुण होंगे, कुछ खामियां होंगी, ठीक है। कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ निगेटिव होगा, तो हम लोग पहले गुण देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या गुण है इसका, ये राज्य के हितों की संरक्षा करता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसी के लिए इसकी स्थापना हुई है, तो राज्य के हितों की संरक्षा करेगा। राज्य के हितों की संरक्षा मतलब किसी एक राज्य की संरक्षा ना करके लोगों की, राज्यों के बीच में क्या करेगा, ऐसे प्रोग्राम्स कराएगा, ऐसे कार्य करेगा कि बड़े अधिक से अधिक राज्यों का भला हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश में बहुत गरीबी आ गई है, भूखमरी पड़ गई है, तो ये अंतरराष्ट्रीय विधि क्या करेगी, उस देश को जो किसी समस्या से लड़ रहा है, जैसे खाद्य की कमी से लड़ रहा है, भोजन की, उसको सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो राज्य के लिए फायदा कर हुआ कि नहीं, मानव कल्याण के लिए, जाहिर सी बात अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं हो रही है तो मानव कल्याण के लिए होंगी। एकता और शक्ति को बढ़ावा देता है, अंतरराष्ट्रीय एकता और शक्ति को बढ़ावा देता है, ये सब प्रयास हैं इसके, ठीक है। और हम कुछ अवगुण भी देख लेते हैं। अवगुण क्या है, इसमें कोई स्पष्ट प्राधिकारी नहीं है, कोई सॉवरेन नहीं है, ठीक है, कोई स्पष्ट प्राधिकारी, कोई सॉवरेनिटी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। कोई विधायी मशीनरी नहीं है, कोई विधायिका नहीं है, ठीक है, ओके, जो कानून बना सके। अगला हो सकता है प्रभावी रूप से लागू नहीं होता, प्रभावी प्रतिबंध लागू नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब रूस के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई तो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकता, ठीक है। और हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी प्राइवेट मामले में, ये ठीक है, हस्तक्षेप करने में क्या है, असमर्थ है, ओके। चलो, ये हो गया। नाउ संयुक्त राष्ट्र का जब चार्टर देखोगे, यूएन चार्टर, वहां पर सेक्शन 27 देखोगे, ठीक है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि जो अंतरराष्ट्रीय संघ है, ठीक है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये घरेलू मामलों में, किसी देश के घरेलू मामलों में, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ओके, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे भारत का कुछ घरेलू मामला चल रहा है, उसके अंतर्गत यह हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर इसके आगे हम लोग क्लास लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।